Hello everyone, this side पूजा. वेलकम टू राइज एंड शाइन कॉमर्स हब. सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पार्ट 4 चैप्टर 2 का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले वो वाली वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक प्लेलिस्ट में. ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से. देखो, ऑलरेडी हमने एक पहले पढ़ चुके हैं हम प्रिंसिपल्स एंड रूल्स. वो हमने किसके पढ़े थे? जनरल मैनेजमेंट के पढ़े थे. ठीक है, और वो किसने दिए थे? वो दिए थे हेनरी फेयोल ने. आज हम पढ़ेंगे टेलर के, एफ.डब्ल्यू. टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स. अब ये कह सकते हैं कि पहले ही पढ़ाई पे बहुत बोझ था, जो ये टेलर ने और ज़्यादा टेक्निक्स ला के दे दिए हैं. क्यों? क्योंकि टेलर ने नॉर्मल प्रिंसिपल्स नहीं दिए, ही गेव टेक्निक्स. हाँ, वो लेकिन ज़रूर वो काम की थी. वो कैसे काम की थी वो आपको भी पता लगेगा. सो ही गिव टेक्निक्स एंड उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, मैं ऐसी टेक्निक्स तुमको बताऊंगा जिससे यू कैन डू योर वर्क इन द बेस्ट एंड एफिशिएंट वे. ऑलराइट, चलिए बताती हूँ. अब इसीलिए जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उनको बोला गया था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब एक मेरे क्वेश्चन का आंसर करो, हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? सोचो और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बताना. मैंने लास्ट क्लास में बताया था. ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट? ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. आई हैव टोल्ड यू दैट. सो ही सेड कि मैं एक ऐसा वन बेस्ट वे में फाइंड करूँगा जिससे कि आप अपने काम को साइंटिफिकली एनालाइज कर सकते हैं. ही गेव दो साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स. इसीलिए उनको कॉइनेज बोला गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट का. और ये इनका एक आर्टिकल था जो इन्होंने पब्लिश कराया था इन 1911. ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न इट थॉरोली, ताकि एग्जाम में आप इसको लिख सको. इम्पॉर्टेंट है ये. मैंने अकॉर्डिंग टू टेलर, मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मेन टू डू, सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. पहले तो ये हमें जानना है कि हमें अपने आदमियों से, इन सेंस हमें अपने वर्कर्स से क्या काम कराना है, और वो तरीका ढूंढना है जिससे वो उस काम को बेस्ट वे में और सबसे चीपेस्ट वे में कर सकें. एक सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना है और सबसे सस्ता तरीका ढूंढना है उसी काम को करने का. और हम क्या चाहते हैं अपने वर्कर्स से कराना, हमें वो चीज़ क्या करनी है? फाइंड करनी है. ऑलराइट, अब प्रिंसिपल्स हम इनके स्टार्ट कर रहे हैं. साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये है इनका फर्स्ट प्रिंसिपल. रूल ऑफ थंब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए. क्या बोला एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस बट नॉट रूल ऑफ थंब. तो उसके लिए हम जानेंगे पहले रूल ऑफ थंब क्या होता है. सो राइट इन योर नोट्स दैट रूल ऑफ थंब इज हिट और ट्रायल मेथड. ट्रायल मेथड ये एनसीईआरटी में भी नहीं इन्होंने डिस्क्राइब करा है. रूल ऑफ थंब इज नथिंग बट हिट और ट्रायल मेथड. हिट और ट्रायल मेथड का मीनिंग क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड मीन्स कि जो सिचुएशन है हमारी, एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जैसे, उसको हम समझेंगे. ठीक है, उसको परतेंगे, उसको परख के फिर हमें ये एनालाइज करना है कि इस सिचुएशन को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कितना हमें मटेरियल लगाना है, कोई दिक्कत आ गई है तो उसको हमें कैसे ठीक करना है, वेज ढूंढना. ठीक है, जब हम उस चीज़ को ढूंढ लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग काम करना. मतलब कि ढूंढना और फिर ट्राई करना. नहीं हुआ अगर वो, तो फिर कुछ और ढूंढो. फिर वो भी नहीं हुआ तो कुछ और ढूंढो. इसको क्या बोलते हैं हम? हिट एंड ट्रायल. अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या बोला कि भाई ये बार बार क्या कर रहे हो तुम? बार बार क्यों हिट एंड ट्रायल कर रहे हो? अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो. क्यों अपने वर्कर्स को तुम थका रहे हो? चीज़ों को इस तरीके से यूटिलाइज करो ना कि एक ही बारी में काम हो और ऐसा तीर लगे कि पूरा काम एक बारी में ख़त्म हो जाए. तो उन्होंने यही बोला, ओनली वन बेस्ट मेथड ढूंढो. उनका ये मानना था, ही बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट करा, मतलब रिप्लेस कर दिया, हटा दिया. किसको? रूल ऑफ थंब को. ओके, सो इनका क्या मानना था? अब ये रहा इनका मानना
ही इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स में इन्होंने क्या करा, इन्वेस्टिगेट करा, कैसे वर्क स्टडी के थ्रू, उस पर पूरा प्रॉपर स्टडी देके, हर मेथड पे स्टडी देके, किससे कितना काम करके कितना रॉ मटेरियल लगना है, कितना आउटपुट निकलना है, कितना हर तरीके का इनपुट लगना है, कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कितने वर्कर्स चाहिए, सब कुछ इन्होंने क्या करा, पहले एनालाइज कर लिया। फिर डेवलप करा एक स्टैंडर्ड मेथड विच वुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है वो फॉलो करेगी। सो ये था इनका बेसिक साइंटिफिक मैनेजमेंट का में काम करने का तरीका। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा हो गया है। अब सेकंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब होता है पीस, पीस मतलब शांति। डिस्कॉर्ड क्या होता है, हेट्रेड, हमेशा एक अशांति का माहौल बना होना, वो होता है डिस्कॉर्ड। तो टेलर का ये मानना था कि मैनेजमेंट में जो टॉप लेवल के मैनेजर्स हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं उन दो लोगों में ऐसा एक रिश्ता होना चाहिए ना कि वो दोस्तों की तरह उस काम को मिलके करे, शांति हो काम में, और ऐसी कोऑर्डिनेशन उन दोनों में होनी चाहिए कि काम भी हो जाए और बीच में कुछ हेट्रेड भी ना आए, कोई डिस्कॉर्ड भी ना आए। ये था उनका मानना। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये था उनका मानना। यही उन्होंने बोला था कि मेंटल रिवॉल्यूशन जो है वो हमारा होना चाहिए, किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स के बीच में। इट मीन्स दैट मैनेजर एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग इन सच अ सिचुएशन। ट्रेड यूनियंस विल ऑल्सो नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक। अब देखो ट्रेड यूनियंस क्या होता है, ट्रेड यूनियंस हमारे होते हैं जो एक ग्रुप होता है पूरा वर्कर्स का। वो सब क्या करते हैं, जब उनको ये दिखता है कि जो मैनेजर्स हैं भाई वो तो हमारे साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो वो सब मिलके एक एक तरकीब बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं कि हम एक अपनी यूनियन बना लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे। और स्ट्राइक पे जब हम जाएंगे तो मैनेजर्स हमारी बात सुनेंगे और हम हमारे ऊपर भी ध्यान वो देंगे, ठीक है। और उससे क्या होता है, अल्टीमेटली वो स्ट्राइक पे जाते हैं, मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में एक मतभेद पैदा होती है और काम नहीं हो पाता उतने अच्छे से, उतनी एफिशिएंसी से जितना उसको होना चाहिए। तो टेलर का मानना यही था कि सबसे पहले इस चीज़ को ठीक करनी चाहिए और हार्मनी दोनों के बीच में इम्बाइब करनी चाहिए, डालनी चाहिए, ठीक है। अब मैं ना एक एग्जाम्पल बताती हूँ जापान का। जापान में क्या होता है, जापान में होता है कि जब कभी भी वर्कर्स को स्ट्राइक पे जाना होता है ना, वो क्या करते हैं, वो एक ब्लैक कलर का बैच पहन लेते हैं, ठीक है। उससे पता लग जाता है मैनेजर्स को और टॉप लेवल को कि हाँ हमारे जो वर्कर्स हैं वो इस टाइम पे स्ट्राइक पे गए हुए हैं। पर वो कभी भी धरने पे नहीं जाते, वो बाहर नहीं निकल जाते या काम करना नहीं छोड़ देते, वो और ज़्यादा काम करते हैं। जी हाँ, वो और ज़्यादा काम करते हैं। मान लीजिए अगर उन्हें एक दिन में 10 यूनिट बनानी है तो वो 50 बनाएंगे, इतना काम वो कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि मैनेजर्स को हमारे पे अटेंशन आए, हमारे पे ध्यान आए या फिर सिंपैथी आए। उनका यही मानना था, दे ऑलवेज वांटेड सिंपैथी फ्रॉम देयर मैनेजर्स। तो इसलिए कभी भी वो लोग अपना काम करना नहीं छोड़ते थे, बल्कि उससे बहुत बहुत ज़्यादा काम करते थे। और इससे क्या होता था, मैनेजर्स को सिंपैथी आती थी और जो रिलेशन होता था उनके बीच में वो और ज़्यादा बेहतर होता था और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बिंदास एकदम हो जाता था और उससे काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कंप्लीट हो जाता था, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए डाल दी। अगर ये वर्कर कोई काम कंप्लीट टाइम पे ख़त्म कर रहा है, अपने गुड्स को प्रोडक्शन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन लिखा है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू गिव हिम बोनस इफ़ ही इज़ गेटिंग प्रॉफिट्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। और याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वर्कर नहीं होगा तो मैनेजर रह लेगा, नहीं। दोनों को ये रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दोनों के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। मैनेजर नहीं होगा तो वर्कर इज़ यूज़लेस, वर्कर नहीं होगा तो मैनेजर इज़ यूज़लेस, ठीक है। यही था इसमें हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये एक्सटेंशन ही है, देखो एक्सटेंशन ही है किसका, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का। इसके अंदर पता है, इसके अंदर बस ये है कि इंडिविजुअल वर्कर जो है ना उसको अपने पे ध्यान नहीं देना है, उसको अपनी टीम को, अपने पूरे वर्कर्स के समूह को ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह लेके चलना है। किसकी तरह लेके चलना है, एक
टीम की तरह उनको लेके चलना है। कंपटीशन की भावना एक दूसरे के मन से निकालनी है। जैसे मान लो 5, ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो एग्जाम में। 5 हमारे क्या हैं, ये वर्कर्स हैं, ठीक है। ये 3 बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जबकि ये 2 बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बिल्कुल अच्छे से तो नहीं बोलेंगे, मीडियोकर तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैनेजर ने क्या करा, रिवॉर्ड में इनको बहुत ज़्यादा दे दिया है बोनस, और इनको बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ये जो 2 हैं, ये इन 3 से क्या करने लगेंगे, जेलस होने लगेंगे। तो यहाँ किसकी गलती थी, यहाँ मैनेजर की भी गलती थी और यहाँ वर्कर्स की भी गलती थी। मैनेजर्स को ढूंढना चाहिए था, वो वाली चीज़ ढूंढनी चाहिए थी कि क्यों ये दोनों नहीं काम कर पाए, और एकदम से इनको इतना बोनस नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इससे किस चीज़ की भावना पैदा होती है, कंपटीशन की भावना पैदा होती है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर सिर्फ मैनेजर और वर्कर्स की बात नहीं हो रही, मैनेजर और वर्कर्स की तो बात हो ही रही है, बट वर्कर्स एंड वर्कर्स की भी बात हो रही है। उनके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिवीजन ऑफ वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की भी और वर्कर्स की भी, कि जो हारमनी है, जो पीस है हमारा, वो वर्कर्स में तो, वर्कर्स मैनेजमेंट में तो रहे ही, बट वो वर्कर्स में भी रहे। तो ये इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं एक्सटेंशन की। वो इतना तो हमने पहले चाहिए ही था, बट हमें इस पर भी ध्यान देना है कि कॉम्पिटिशन ना रहे, टीम की तरह सबका मिल के काम करें और एफिशिएंसी को क्या करें, बढ़ाएं। ये है हमारा लास्ट और सबसे इजी वाला, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन के अंदर, देखो जैसे ये 2 लोग हैं, ठीक है, ये प्रोडक्शन का काम बहुत अच्छे से कर सकता है, ये फाइनेंस का काम बहुत अच्छे से संभालता है। अब मैं अगर इस वाले को प्रोडक्शन का दे दूं और इसको फाइनेंस का दे दूं, उल्टा कर दूं, तो क्या ये अपना काम, अपनी जॉब निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं निभा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनकी क्वालिटी है वो तो इनको दी ही नहीं गई, बिल्कुल ऑपोजिट दे दी गई है। तो जिस भी पर्सन की जिस भी पर्सन का जो टैलेंट है, उसकी कैपेबिलिटी है, इंटेलेक्ट है उसका, उसको समझ के, उसको परख के तब उनको क्या देना चाहिए, काम देना चाहिए, ठीक है। फिजिकली उनको जज करना चाहिए, मेंटली, और उनकी कैपेबिलिटी को क्या सूट करता है, उस चीज़ को देख के ही काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अपना ग्रेटेस्ट क्या देंगे, एफिशिएंसी देंगे और प्रॉस्पेरिटी देंगे कंपनी को भी। और ये किसको करना चाहिए, बोथ कंपनी को भी और वर्कर्स को भी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, जो कि अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो ज़रूर उसको भी देखिएगा। इसकी PDF की लिंक आपको मिल जाएगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ओके, चलती हूँ अब मैं। थैंक यू।